नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा 90s के दशक में चलेंगे और भारत के सबसे बड़े और सबसे विस्फोटक क्रिकेट मैच फिक्सिंग कांड की पूरी टाइमलाइन को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत को उसका पहला वर्ल्ड कप जिताया और रातों रात भगवान का दर्जा पा लिया, वो अचानक एक बहुत बड़े नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन का मुख्य संदिग्ध कैसे बन गया। ये कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं थी। इसकी सुगबुगाहट बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्ली विस्पर्स ऑन द पिच की। शक की सुई आखिर सबसे पहले घूमी कहां से? देखिए, इसकी शुरुआत किसी कोर्टरूम या पुलिस स्टेशन से नहीं, बल्कि सीधे क्रिकेट पिच पर लिए गए कुछ बेहद अजीब फैसलों से हुई थी। 1987 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को ही ले लीजिए। ग्राहम गूच लगातार स्वीप शॉट्स मार रहे थे, लेकिन वहां कोई फील्डर ही नहीं लगाया गया। फिर 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच हुआ जहां रोशनी इतनी कम थी कि बॉल तक नहीं दिख रही थी। हर्षा भोगले जैसे कमेंटेटर्स तक हैरान थे। भारत आसानी से बैड लाइट के नियम के तहत मैच रोककर जीत सकता था, लेकिन मैनेजमेंट ने वॉक ऑफ करने से मना कर दिया। नतीजा, भारत वो जीता हुआ मैच 4 रन से हार गया। और फिर एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है, 23 लाख रुपए। कपिल देव ने खुद एक इंटरव्यू में माना था कि उनकी अधिकतम सालाना कमाई करीब 23 लाख रुपए थी, लेकिन 1992 आते आते वो एक अल्ट्रा लग्जरी BMW कार चला रहे थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि इब्राहिम नाम के किसी शख्स ने उन्हें एक मॉडलिंग असाइनमेंट के बदले ये कार गिफ्ट की है। मजे की बात यह है कि उस इब्राहिम या उस असाइनमेंट का कभी कोई अता पता ही नहीं चला। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पड़ाव पर, द एक्सप्लोसिव मैगजीन इंटरव्यू। यहां से मामला पूरी तरह से पब्लिक हो गया। पिच की वो दबी दबी फुसफुसाहटें अब एक फुल ब्लोन स्कैंडल बन चुकी थीं। हुआ ये कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने एफिडेविट देकर कसम खाई कि उन्होंने इंटेरोगेशन के दौरान एक बुकी को ये कबूलते हुए सुना है कि दुबई मुंबई सिंडिकेट ने कपिल देव की मदद से तगड़ा मुनाफा कमाया है। दावों की माने तो 1 करोड़ रुपए कैश, एक फेक मॉडलिंग असाइनमेंट के नाम पर 25 लाख रुपए और पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड छुट्टियां कपिल को दी गई थीं। आग में घी डालने का काम किया 1997 के एक इंटरव्यू ने। साथी खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने ऑन रिकॉर्ड आकर एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल गिरा दिया। उनका आरोप था कि 1994 के सिंगर कप में पाकिस्तान के खिलाफ खराब खेलने के लिए उन्हें एक सीनियर खिलाड़ी ने 25 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर की थी। हालांकि तब उन्होंने उस खिलाड़ी का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया था। अब जाहिर है इस पर पब्लिक आउटरीच तो होना ही था। इसे देखते हुए BCCI ने 1997 में जस्टिस चंद्रचूड़ कमीशन बिठाया, लेकिन खिलाड़ियों ने ऐसी चुप्पी साधी कि पूछिए मत। किसी ने एक शब्द नहीं कहा और पूरी की पूरी जांच एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग डेड एंड पर आकर अटक गई। फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, द सीक्रेट स्टिंग ऑपरेशन। सीधा 1999 में चलते हैं। जो सच ऑफिशियल जांच एजेंसियां नहीं निकाल पाईं, वो तहलका मैगजीन के हिडन कैमरा ने कैप्चर कर लिया। लेकिन इस स्टिंग से ठीक पहले एक और अजीब वाकया हुआ। कपिल देव टीम के कोच बने और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत ने उन्हें फॉलो ऑन देने से चौंकाने वाले तरीके से मना कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, सटोरियो ने एक दिन पहले ही इस मूव की भविष्यवाणी कर दी थी। मतलब ये महज कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता। अब इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साल 2000 में जब CBI जांच में उतरी और मनोज प्रभाकर पर भारी दबाव पड़ा, तो उन्होंने आखिरकार वो बम फोड़ ही दिया। उन्होंने सीधे तौर पर CBI को बताया कि 25 लाख की रिश्वत का ऑफर देने वाला वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कपिल देव ही थे। और यहीं से सामने आता है एक ऐसा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जिसे नकारा नहीं जा सकता। बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने CBI के सामने ऑफिशियली तो दावा किया कि उन्हें फिक्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तहलका के हिडन कैमरे पर वही लोग कपिल देव की इन्वॉल्वमेंट और पॉलिटिकल कवरअप की बातों को साफ साफ कबूल करते नजर आए। इसके बाद शुरू हुआ इनकम टैक्स रेड्स एंड डायरीज का वो दौर जिसे अधिकारियों ने ऑपरेशन जेंटलमैन का नाम दिया। स्टिंग ऑपरेशन के टीवी पर आते ही अधिकारियों ने 90 से ज्यादा जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स की रेड मार दी। और पता है जैकपॉट कब लगा? जब रमनिक चावला नाम के एक बिजनेसमैन के यहाँ एक डायरी मिली। इस डायरी में KD नाम के इनिशियल्स के साथ 1 करोड़ 33 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस दर्ज थे, जिसमें से 83 लाख तो पूरी तरह से बेहिसाब कैश था।
और रमनिक ने पुलिस को बताया कि ये केडी असल में कपिल देव ही हैं। जब फाइनेंस की और गहराई से छानबीन हुई तो संपत्तियों का एक बहुत ही सस्पिशियस पैटर्न सामने आया। 100 एकड़ की जमीन मिली किसी केवल जोशी से जो पूरी तरह गायब था। वो BMW मिली इब्राहिम से जिसका कोई अता पता नहीं। और तो और एक स्टेडियम के विज्ञापन अधिकार एजे प्रमोशंस को दिए गए थे जिसके मालिक पहले से ही फिक्सिंग के शक के घेरे में थे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक और बहुत बड़ा टुकड़ा तब जुड़ गया जब पता चला कि संदिग्ध बुकी हीरेन हाथी ने एक ही हफ्ते में 3 नए अपार्टमेंट और 3 नई गाड़ियां खरीदी। और ये कौन सा हफ्ता था? जी हाँ, बिल्कुल वही हफ्ता जिसमें न्यूजीलैंड वाला वो संदिग्ध फॉलो ऑन मैच हुआ था। टाइमिंग देखिए आप। तो इन सब घटनाक्रमों के बाद फाइनली आता है द फाइनल सीबीआई वर्डिक्ट। महीनों की गहमागहमी और इंटेरोगेशन के बाद अक्टूबर 2000 में आखिरकार सीबीआई की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने अजहरुद्दीन, जडेजा, शर्मा, प्रभाकर और मोंगिया जैसे बड़े नामों के खिलाफ मैच फिक्सिंग के सीधे और अकाट्य सबूत पेश कर दिए। इन पर तो पक्के तौर पर बैन लग गया। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ यही है। डायरी की एंट्रीज, गायब हुए बिजनेसमैन, संदिग्ध संपत्तियां और हिडन कैमरे के कन्फेशंस, इन सब के बावजूद सीबीआई कपिल देव के खिलाफ एक भी, जी हां, एक भी डायरेक्ट सबूत खोजने में पूरी तरह फेल रही। जो कुछ भी था सब इनडायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल था। नतीजा क्या हुआ? चूंकि कोई सीधा सबूत नहीं था, अधिकारियों को उन्हें एक फॉर्मल क्लीन चिट देनी पड़ी। यानी केवल डायरेक्ट और प्रोसिक्यूटेबल सबूतों की कमी के चलते इस लेजेंड का नाम आपराधिक सूची से पूरी तरह हटा दिया गया। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पब्लिक की अदालत में एक महान खिलाड़ी की लेगेसी आखिर कैसे पूरी तरह रिकवर हो सकती है जब उसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बेगुनाही के बजाय महज डायरेक्ट सबूतों की कमी के आधार पर बरी किया गया हो? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for watching Mind Ticks.